अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सॉरी यार, पिछली वीडियो थोड़ी सी एब्रप्टली बंद हो गई थी। तो अब हम कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपको बताया कि बेनाना एपिथेलियल लीजन्स ऑफ ब्रेस्ट आपको पढ़ा रही थी, और उसमें से पहली लीजन थी जो कि थी आपकी कोई भी नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़, वो मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी मैंने आपको बता दी थी कि उसमें 3 चीज़ें हैं। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो कि है प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ विदाउट एटिपिया। ठीक है, इसमें विदाउट एटिपिया वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिजीज़ तो ब्रेस्ट की प्रोलिफरेटिव है। पहली बात तो आपने याद रखा कि ये जो लीजन है दिस इज बिनाइन इन नेचर। ठीक है, इसमें कोई मेलिग्नेंसी नहीं है। चांस ऑफ मेलिग्नेंसी इसकी वजह से बढ़ जाता है ब्रेस्ट में, लेकिन ये खुद मेलिग्नेंट नहीं है, लेकिन प्रोलिफरेटिव है। सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, लेकिन सेल्स एटिपिकल नहीं है। ठीक है, सेल्स बिल्कुल नॉर्मल सेल है, जैसे एक नॉर्मल सेल होता है उसी सेल की तरह ये प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रो करेंगे, बट दे विल डेफिनेटली बी बिनाइन इन नेचर। तो हमारे पास जो प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीजेज विदाउट एटिपिया है, इसमें भी इट इज दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स विदाउट एटिपिया एंड एसोसिएटेड विद स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, ये इसके आगे बात लिखी जाती है। तो आपने याद रखना है कि ये लीजन्स जो आती हैं ना, इनमें कोई जेनेटिक चेंज हमें अभी तक नजर नहीं आई। जो मेन बात है वो इनका मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है। मैं आपको इसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस मोटा मोटा इनके बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि मीडियम रॉबिन्स में बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें से ऐसी क्यों आया है, तो एटलीस्ट आपको जैसे अब ये प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज आप लिखें, इसके बारे में डेफिनेशन तो नहीं, मतलब इसकी एक लाइन लिखें कि प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज का मतलब है कि बिनाइन डिजीज है, सेल्स नॉर्मल इन शेप है, जेनेटिक चेंज कोई नहीं है इसमें, इस वजह से मतलब सेल्स में क्रोमोसोम से कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं आई, इसलिए मैलिग्नेंसी नहीं है, लेकिन चांस ऑफ मैलिग्नेंसी बढ़ जाता है। मॉर्फोलॉजी में ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। आपको पता है कि हमारे पास जो इसकी डक्ट्स है, ये जो अपना ब्रेस्ट है, इसका एक डक्ट है और एक ये वाला पूरा लोब्यूल है, और इसमें ये मतलब पूरा आपका एक लोब्यूल है जिसमें 3 एसिनस है, ऐसे ही है ना। और हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स हैं जो कि इसके एपिथेलियम बना रहे हैं, एक तो ये है ना सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, फिर एपिथेलियम के बाद वी हैव मायो एपिथेलियल सेल्स जो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, जो सारे इधर एपिथेलियम को इस तरह सराउंड कर रहे हैं, और अंदर जो सारा डक्ट्स का ल्यूमिन है वो ल्यूमिनल सेल्स से बना हुआ है। मैंने उस वक्त शुरू में ये बताया था ना कि 2 तरह के सेल्स हैं, ल्यूमिनल सेल्स एंड मायो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, उस वक्त हमने एपिथेलियम का जिक्र नहीं किया था क्योंकि एपिथेलियम तो होना ही होना है ना डेफिनेटली। तो एक वो सेल्स हैं जिन्होंने सारा ल्यूमिन भरा हुआ है, वो ल्यूमिनल है, और एक वो सेल्स हैं जो बॉर्डर से लाइन कर रहे हैं, मायो एपिथेलियल इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होता है, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया में ये दोनों तरह के सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो आपके बाहर हैं और जो अंदर है दोनों बढ़ने लग जाते हैं, और आपकी डक्ट्स ज्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं और सेल्स से भर जाती हैं, स्टडेड अप विद सेल्स हो जाती हैं। तो ये आपके पास जो आपकी जो सिचुएशन नजर आती है, दिस इज अ टाइप ऑफ बिनाइन एपिथेलियल लीजन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, उसमें से आती है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस है। इसको आपने याद रखना है कि ये आपका एमसीक्यू में उन्होंने अलग से पूछा हुआ था कि व्हाट इज स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था हाली। इसमें बस आपने इतनी बात ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एडिनोसिस क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिनाए इन अ लोब्यूल। अगर इस लोब्यूल में, इस पूरे में मेरे पास 3 एसिनाए हैं, तो अगर मैं इसकी जगह पर एक ही लोब्यूल में मेरे पास सपोज इस तरह 10-12 एसिनाए बन जाए, तो दिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिनाए इन अ सिंगल लोब्यूल। इस प्रोसेस को हम एडिनोसिस कहते हैं। और अगर एडिनोसिस के साथ एक्कम्पनिंग स्क्लेरोसिस क्या होता है, थिकनिंग या हार्डनिंग किसी जगह की, और थिकनिंग या हार्डनिंग किसी जगह की होती है हमेशा फाइबर्स की डेपोजिशन से। तो अगर हमारे पास जो हमारा यही डक्ट्स और लोब्यूल्स हैं, इनमें लोब्यूल्स में इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिनाए हो रहा है विद थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द एसिनाए, इस तरह से कि आपके पास जो आसपास सारा स्ट्रोमा पड़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा था ना कि ये सारा का सारा सराउंडेड बाय इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा होता है, और उसके बाहर हमारे पास यहाँ पर इंटरलोबुलर स्ट्रोमा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि अंदर से एसिनाई का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, बाहर से स्ट्रोमा में स्क्लेरोसिस हो रहा है, स्ट्रोमा में फाइबर्स की डिपोजिशन हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, फाइबर्स यहाँ पर सारे डिपॉजिट हो रहे हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। एक तो बेचारा एसिनस वैसे ज्यादा बड़ा हो गया है, उसको जगह ज्यादा चाहिए, ऊपर से बाहर के फाइबर्स इसको बहुत कंप्रेस करने लग जाते हैं। जब उसको कंप्रेस कर देते हैं ना, तो हमारी इसकी अपीयरेंस ऐसे होती है कि जैसे बस एपिथेलियम की 2 लेयर्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई पड़ी हैं। ठीक है, ये आपको डक्ट इस तरह से नजर आती है, बिल्कुल पतली स्लिट लाइक हो जाती है, इसका ल्यूमेन रहता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे एक कॉर्ड पड़ी हुई है
और एपिथेलियम की 2 लेयर्स वो जुड़ी हुई पड़ी हैं, और एसिनाई भी बिल्कुल ऐसे डिस्टॉर्टेड से होते हैं, यूँ जुड़े जुड़े चिपके चिपके, क्योंकि बाहर से जो स्क्लेरोसिस हुआ है स्ट्रोमा में, उसने अंदर की चीज़ को दबा दी है। तो दिस इज द कंडीशन विच इज नॉन एज स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस। इसमें क्या 2 बातें हो रही हैं, एक तो नंबर ऑफ एसिनाई इन अ लोब्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा स्ट्रोमा में स्क्लेरोसिस हो रहा है जो कंप्रेस कर रहा है सेंट्रल एरिया को, और आपका सारा लोब्यूल और डक्ट बिल्कुल कंप्रेस होके एज अ थिन कॉर्ड अपीयर होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने लिखना है। आपको जब मेमोग्राफी पे देखते हैं ना, तो दीज थिंग्स, ये चीज़ें जो आपको नजर आती हैं, तो डेंसिटीज और कैल्सिफिकेशंस नजर आती है। कैल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि सिक्रीशंस का इंक्रीज होना होता है, और डेंसिटीज है आपका स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस होना, तो दिस इज द स्क्लेरोसिस। तो डेंसिटी आपको मेमोग्राफी पे नजर आएगी। फिर हमारे पास अगर हम पहले तीसरा पैटर्न पेपिलोमा का पढ़ लें और चौथे पे हम इसको करें तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। पेपिलोमा क्या है? नॉर्मली हमने पढ़ा था कि पेपिलोमा वो चीज़ होती है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करते हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो पेपिलोमा है ना, आपने इसमें 2 बातें याद रखनी है। एक तो इसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, वही पहले वाला स्टेप में जो हो रहा था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो सेल्स हैं, ल्यूमिन वाले भी और जो बाहर वाले सेल्स हैं, सारे के सारे इंक्रीज इन नंबर कर रहे हैं और डक्ट्स को सेल से भर रहे हैं। ठीक है, पहला तो उसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया होगा इस पेपिलोमा में। दूसरा इसमें जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि मेटाप्लेजिया हो जाएगा इन सेल्स का, एपिथेलियम के सेल्स का, इनटू एपोक्राइन नेचर। नॉर्मल एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल हैं, अगर वो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया करते हैं तो इसमें क्या हो जाए कि वो सिक्रीटरी सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वो क्यूबॉइडल नहीं रहेंगे, अब वो वाले सेल्स आ जाएंगे जो सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करने के जिम्मेदार है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय एपोक्राइन नेचर ऑफ द सेल्स विच आर एबल टू सिक्रीट द सिक्रीशंस। तो पेपिलोमा जो चेंज आता है उसमें ये चेंजेस आ रही हैं, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो रहा है। ठीक है, ये लफ्ज आपने इसी तरह याद रखने हैं ताकि आप इसको जब एक्सप्लेन करें तो अच्छी बात हो, देखने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो 2 चेंजेस जब आते हैं तो इट इज़ रेफर टू एज पेपिलोमा। लार्ज डक्ट्स में जब होंगे तो हमारे पास वो निपल से इस तरह पेयर होंगे कि आपकी सिक्रीशन ज़्यादा निकलने लग जाएंगी। आपकी सिक्रीशन जो निपल से एक्सक्रीट होती हैं, दे कैन बी आइदर ब्लडी इन नेचर और दे कैन बी सीरस इन नेचर। सीरस नेचर की तो इसका मतलब है कि कहीं पर पीछे ब्लॉकेज है जो बार बार स्टिमुलेट कर रही है और सिक्रीशंस बन बन के निकल रही है। ब्लडी इन नेचर है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपिलोमा है। उसके बाद आपका जो आखिरी चीज़ है वो है कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन। अगर कोई ऐसी लीजन, बिनाइन एपिथेलियल लीजन ब्रेस्ट में डेवलप होती है जिसमें वी हैव एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, वी हैव स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस एंड वी हैव पेपिलोमा, तीनों पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, यानी हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रोमा है उसमें स्क्लेरोसिस हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिनाई भी हो रहे हैं, उससे फिर ये कंप्रेशन भी हो रही है दरमियान में, और साथ एपोक्राइन मेटाप्लेजिया भी हो रहा है एपिथेलियम का। तो ये सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन कहते हैं। इससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन रहेगी विच इज नॉन एज गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विदाउट एटिपिया। ये क्या होता है? मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट विच इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस वो होता है। ठीक है, गायनिकोमेस्टिया। तो गायनिकोमेस्टिया बेसिकली होता क्यों है कि हमारे पास, आपको पता है कि 2 तरह के हार्मोन्स हैं जिनका बैलेंस रहना जरूरी है फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और नॉट। ठीक है, हमारे पास एक ईस्ट्रोजन है और एक हमारे मेल्स के एंड्रोजेंस होते हैं। हमेशा मेल्स में दोनों हार्मोन्स मेल्स में भी बन रहे हैं, दोनों हार्मोन्स फीमेल में भी बन रहे हैं, लेकिन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेट कर जाते हैं और मेल्स में एंड्रोजेंस प्रीडोमिनेट कर जाते हैं। अगर किसी में ये बैलेंस खराब हो जाए, किसी मेल में, और उसमें एंड्रोजेंस का लेवल कम हो जाए और ईस्ट्रोजेंस का ज़्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली उसमें ईस्ट्रोजन के असर के अराउंड आपकी ब्रेस्ट का टिश्यू भी डेवलप होने लग जाते हैं और उसको हम गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, अब ये इम्बैलेंस क्यों होता है? इस इम्बैलेंस के होने की बहुत सारी रीजंस है। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात, ओल्डर मेल्स में जनरली भी हो जाता है जिसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा होता है। फिर जो लोग हीरोइन, marijuana, अल्कोहल, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या स्टीरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। और आपने पढ़ा था एक बात कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से इसका बहुत एसोसिएशन है जिसमें वी हैव XXY। ठीक है,
तो उस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में खैर और भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जिनमें से एक गायनेकोमेस्टिया भी होती है। तो ये आपने इसके कॉजेज मोटे मोटे से याद रखने हैं कि एक तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ओल्ड एज के साथ एसोसिएटेड है जो फिजियोलॉजिकल है, दूसरा आपका ये अल्कोहल, मैरिजुआना और इन सारी चीज़ों के साथ है, तीसरा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एंटिटी भी ख़त्म होती है। अब हम अगले पार्ट में मैं आपको बताती हूँ अबाउट द थर्ड वन विच इज़ विदाउट विद एटिपिया, डिजीज़ विद एटिपिया। अभी तक कोई क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।